सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 5 को पढ़ लिया था, समझ लिया था और उसके कठिन शब्दों को भी लिख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द अर्थ और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। तो पहला शब्द है आराम तलब। आराम तलब का क्या अर्थ होता है? जिसे आराम करना पसंद हो। दूसरा शब्द है अशर्फी। अशर्फी का मतलब पुराने ज़माने का सोने का सिक्का। जैसे आप लोग आज के सिक्के देखते हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के, तो वैसे ही पुराने ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे जिसको हम अशर्फी कहते थे। तीसरा शब्द है तत्परता। तत्परता का अर्थ होता है जल्दी से। जैसे कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है और आप उसे जल्दी से पूरा कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? आप कार्य करने में तत्परता दिखाते हैं, मतलब उस काम को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। श्रृंगारदान। श्रृंगारदान का अर्थ होता है एक ऐसा छोटा सा बॉक्स जिसमें श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? सजना, सजने और संवरने वाली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की मम्मी के पास एक बॉक्स होता है, सारे मेकअप के सामान रखे होते हैं, तो उसे ही दिल न पसीजा। दिल न पसीजना का अर्थ होता है दया न आना। विवश। विवश का अर्थ होता है बहुत ही लाचार या फिर मजबूर, किसी भी काम करने के लिए विवश होना। हिम्मत बटोरी। हिम्मत बटोरने का अर्थ होता है साहस दिखाना। ठीक है, तो आगे कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है व्यापारी की क्या इच्छा थी? तो आप लोगों ने पहले पढ़ाई था व्यापारी की क्या इच्छा थी कि उसका पुत्र उसके व्यापार को संभाले। दूसरा प्रश्न है व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? तो हमने तो पाठ में पढ़ाई था क्यों, क्योंकि जो व्यापारी का पुत्र था वह बहुत ही आराम तलबी था। आराम तलब होने का क्या मतलब? बहुत ही आलसी था और उसका कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती थी, इसलिए वह व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? व्यापारी की इच्छा इसलिए नहीं पूरी होती थी क्योंकि वह एक आराम तलब व्यक्ति था और उसकी काम करने का न इच्छा होती थी और न ही उसे मेहनत करने का कोई अभ्यास था। प्रश्न ग है व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? तो आपको तो पता ही होगा व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया था। उसने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ आज कुछ कमा कर लाओ वरना तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। घ प्रश्न है व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? तो व्यापारी ने जब इस बात को समझ लिया कि अब उसका पुत्र व्यापार को संभालने लायक हो गया है, तब उसने व्यापार को सौंपा। और उसे यह पता कैसे चला कि उसका पुत्र उसके व्यापार को संभालने के लायक हो गया है? क्यों? क्योंकि जब पहली बार जब उसका पिता बोलता है कि पुत्र जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना तुम्हें आज का भोजन नहीं मिलेगा, तो पुत्र क्या करता है? वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसे एक अशर्फी दे देती है। तो अगले दिन वह पिता को वो अशर्फी दिखाता है। फिर उसका पिता बोलता है कि बेटा जाओ इसे कुएं में फेंकाओ, और वो उसको ले जाके कुएं में फेंक देता है। इसी तरह दूसरी बार उसकी माता को जब उसके पिताजी मना कर देते हैं कि इस बार
उसके बेटे को कुछ न देना, तो वो फिर दूसरी बार कहाँ जाता है? अपनी बहन के पास। तो उसकी बहन क्या करती है? उसको भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वो फिर से अपने श्रृंगार दान में से 1 रुपए के सिक्के निकाल कर इसे दे देती है। उसके बाद फिर यह बिना काम किए वो सिक्के लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है और बोलता है, पिताजी आज मैंने ये सिक्के कमाए हैं। फिर से उसका पिता सेम बात बोलता है कि आप कुएं में फेंक दो। तो फिर से वो कुएं में ले जा कर के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें मेहनत से तो कमाई नहीं होती हैं, तो इस वजह से उसको फेंकने में कोई दुख भी नहीं होता है। लेकिन जब तीसरी बार वह मेहनत करके किसी का सामान पहुंचा करके उसके घर तक और 1 चवन्नी कमाता है, मतलब 25 पैसे सिर्फ कमाता है, लेकिन इस बार उसका पिता बोलता है कि बेटा ले जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो उस बार वह क्या करता है? वह रोने लगता है और कहता है कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, इसे मैं कुएं में कैसे फेंक सकता हूँ। तो उसके बाद उसके पिताजी को यह समझ में आ जाता है कि अब मेरे बेटे को अपनी मेहनत की कमाई गई चीज़ की समझ आ गई है और वह अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को कहीं बर्बाद नहीं करेगा या फिर फेंकेगा नहीं। तो उसके बाद पिता को यह समझ आ जाता है कि अब मेरा पुत्र व्यापार संभालने के लायक हो गया है, और तब व्यापारी अपने पुत्र को व्यापार सौंप देता है। अगला देखिए, प्रश्न 2 है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रातः, अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः और स्वतः। तो इन सभी शब्दों में आप देख रहे होंगे कि त के बाद अंत में 2 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। अब जब भी हम इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे हल्की सी ह की आवाज़ आती है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं प्रातः, तो ह की आवाज़ आ रही है अंतिम में, तो ऐसे चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। और ऐसे चिन्हों का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन यह सारे शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं और ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो सेम टू सेम संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी में रख दिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और ऐसे चिन्ह जिसमें जो 2 बिंदुएं होती हैं एक साथ प्रयोग की जाती हैं, ऐसे चिन्हों को हम विसर्ग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने शब्दार्थ कर लिया और मौखिक प्रश्न भी समझ लिए और ये भी जान लिया तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि विसर्ग, और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो विसर्ग 2 बिंदु, जैसे कि इससे पहले आपने अनुस्वार पढ़ा था तो उसमें क्या लगता था? ऊपर 1 बिंदी लगती थी। अनुनासिक पढ़ा था तो चंद्र बिंदी लगती थी। और ये तीसरा है विसर्ग। तो विसर्ग में क्या होता है? 2 बिंदुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है। और ऐसे शब्द ज़्यादातर कहाँ पे प्रयोग होते हैं? संस्कृत में। और ये शब्द संस्कृत भाषा से ही लेकर के हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही आपको, और शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।